हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमारा एजुकेशन हमें आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम के हम हर क्वेश्चन के बारे में आपको बताते आ रहे हैं। हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को हम टच करते हुए चलेंगे। क्यों करते हुए चलेंगे? क्योंकि एग्जाम में अगर नंबर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसे आसानी पूर्वक मन एकदम ध्यान में रख के उसे सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों ऐसा हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हर चैप्टर के नंबर सिस्टम के हर क्वेश्चन को हमें टच करते हुए चलना पड़ेगा। दोस्तों अगर नंबर सिस्टम के हर क्वेश्चन को हम कुदेड़ते हुए चलेंगे तो हमें नंबर सिस्टम का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये है, हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं। हम इसको ट्रिक के माध्यम से दोस्तों कम से कम समय में आपको बताएंगे और बहुत ही मजा आने वाला है। ये क्वेश्चन आपको जान के बहुत ही मजा आएगा क्योंकि मैं कम समय में आपको इसको बताऊंगा। बस आपको प्रैक्टिस करना है और हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दे रहा है। तो दोस्तों आइए आते हैं। तो दोस्तों हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 20 के पावर 16, 35 के पावर 31, 16 के पावर 33 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हैं हमें यही पता करना है। अगर दोस्तों ऐसे देखा जाए तो गुणा करते रह जाएंगे और आंसर आता रह जाएगा। इसको दोस्तों हम लोग ट्रिक के माध्यम से करेंगे। और दोस्तों हमें पता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो स्वयं से और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको मूल बिंदुओं को, बेसिक पॉइंट को मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी याद आते हैं तो आप ये जो संख्या है 20, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 दूना 4 और 4 पच्चे 20 होगा। 4 पच्चे 20 हो जाएगा। अब इसका दोस्तों हम गुणनखंड करेंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब इसका भी गुणनखंड कैसे करेंगे? तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो गया दोस्तों। अब इसके बाद जो दोस्तों हमें करना है, ये जितनी बार है उतनी बार हमें इसके घात को जोड़ देना है। ये 3 बार है तो यहाँ पे 3 बार हम इसके घात को जोड़ देंगे। और यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार इसके घात को जोड़ देंगे। यहाँ पे 4 बार है तो हम इसके 4 बार इसके घात को जोड़ देंगे। अब दोस्तों इसका हम अगर जोड़ेंगे तो हमें समय लगेगा। तो दोस्तों एग्जाम में आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम उसके ऑप्शन में इकाई अंक की तरफ हमेशा केयर करेंगे। तो दोस्तों हम बस इकाई अंक जानेंगे और आंसर को बता देंगे आपको। ये देखिए कितना हुआ, 12 हुआ। 3 चौक को 12, 1 हमें इकाई अंक जानना है। और यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे कितना हुआ दोस्तों? 2 हुआ। ये जोड़ेंगे 2 हुआ। और यहाँ पे 36 18 हुआ, 8 हुआ। अब दोस्तों देखिए 8 4 12, 8 2 10, 10 2 12। देखिए किसी लास्ट में 2 है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसे जोड़ते हैं तो 242 आएगा। दोस्तों हम सिर्फ लास्ट डिजिट पे ध्यान देंगे, इकाई अंक पे ध्यान देंगे, हमारा आंसर कम समय में आ जाएगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फिर हम एक बार उसी टाइप के क्वेश्चन को लेकर देखते हैं और कैलकुलेशन को अपने फास्ट करते हैं। दोस्तों जिसका कैलकुलेशन गुणा भाग तेज रहेगा वही क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व एग्जाम में कर लेगा। दोस्तों आइए फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको? इसका अभाज्य गुणनखंड करिए तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 की 9, 9 पच्चे 45 हो जाएगा। 9 पच्चे 45। अब इसका करेंगे दोस्तों तो देखेंगे 143, तो 11 में अगर हम 13 का गुणा कर रहे हैं तो 143 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या हम बताए थे? तो 2 बार है तो 2 बार इसके घात को जोड़ेंगे। इसका घात 25 है, इसका घात 21 है तो 3 बार जोड़ेंगे। ये 2 बार है तो इसको 2 बार जोड़ेंगे। अब हम ऑप्शन पे तुरंत जाएंगे और देखेंगे कि 7 7 14, 4 है
और ये देखिए 3 है, और ये देखिए 5 2 10, 0 हो गया। तो 4 3 7, देखेंगे हम ऑप्शन में किसके लास्ट में 7 है, तो ये है हमारा। तो इसको जोड़ने के बाद 1 6 7 आंसर हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हमसे पूछ दे कि कितने गुणनखंड, कुछ भी दे दे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करना और फिर विश्वास करना। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमसे पूछ दिया कि किसी संख्या का कुल गुणनखंड, जैसे मान लीजिए 16 दिया है, इसके कितने गुणनखंड होंगे, 2 × 2 × t × 2। ये तो आप आसानी से जान गए कि इसका 4 होगा, 4 इसके गुणनखंड होंगे। 2 2 2 2 2, छोटा है जान गए। अगर बड़ा दे दिया तो आप क्या करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम जानते हैं। पहले दोस्त एक हम फार्मूले को लिख लेते हैं दोस्तों। x के पावर a, y के पावर b और z के पावर c। ठीक है दोस्तों, और x y z हमारा क्या है, x y z हमारा क्या है, x y z हमारा ये क्या है बताइए, अभाज्य है, अभाज्य संख्या है। और जो हमारा a b c है वो क्या है, सभी को पता होगा, वो घात है। दोस्तों ये कहीं तक भी दे दे उससे हमें मतलब नहीं है, ये कहीं तक भी दे दे उससे हमें मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये हुआ। अब दोस्तों इसको कैसे निकालते हैं, ये करते हैं, सॉरी 1 + a करते हैं, 1 + b करते हैं और 1 + c करते हैं। ये कुल गुणनखंड निकालने का फार्मूला है। अगर हमें आ गया क्वेश्चन कि कुल गुणनखंड निकालिए तो हम कैसे निकालेंगे इसका, आइए एक क्वेश्चन से समझते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमसे पूछ दिया कि कोई संख्या 150 है, उसके कुल कितने गुणनखंड हैं। हम इसे क्या करेंगे, इस फार्मूले के माध्यम पे रखेंगे। और कैसे करेंगे, पहले हम 150 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 150 का हम गुणनखंड कर रहे हैं तो कितना होगा दोस्तों, अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये है, कोई संख्या 150 है, उसके कुल कितने गुणनखंड हैं। तो तुरंत हम ऐसे अगर पूछ दिया क्वेश्चन कि कुल संख्या कोई संख्या 150 है, उसके कितने गुणनखंड हैं, तो 150 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा इसका 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, 30 और 30 बचे 150, ये हुआ। अब देखिए ये 2 है, 2 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है और 5 के पावर 2 है। अब ये देखिए इसके जैसे कुछ दिख रहा है, इसके जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके घात में 1 जोड़ देंगे। ये देखिए मैंने ये फार्मूला है, अगर आपको ये याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस फार्मूले को करते हैं तो 1 के पावर 1 + 1, ठीक है दोस्तों, फिर 1 + 1, ये देखिए, उसके बाद 1 + 2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप कर ही लेंगे, 2 हो जाएगा × 2 × 3 और आंसर क्या आएगा, 2 × 4, 4 × 12। कुल कितने गुणनखंड होंगे, 12। 150 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 12। अब आप इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए, आप जो संख्या दी रहेगी उसका आप पहले अभाज्य गुणनखंड करना और कुछ ऐसे वो दिखेगा, उसके बाद उसके घात में 1 जोड़ देना, उसके घात में 1 जोड़ देना। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं।
अब दोस्तों हम भाजकता के नियम के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे आप ध्यानपूर्वक सुनना। ठीक है दोस्तों, ये भाजकता का नियम हम जानेंगे कैसे होगा ये। अगर जैसे कि अगर दे दिया 2 से कोई संख्या दे दिया कि 2 4 5 6 8, ये संख्या 2 से विभक्त है कि नहीं। तो 2 से विभक्त का नियम क्या होता है दोस्तों, पहले हम नियम को जानेंगे। तो जो संख्या 2 से विभक्त होगी, जो संख्या 2 से विभक्त होगी, 2 से विभक्त होगी, उसका लास्ट डिजिट इकाई अंक, उसका लास्ट डिजिट इकाई अंक 0 2 4 6 8 अगर हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। अगर दोस्तों क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए, अगर आ जाता है आपके कि 4 2 5 6 7 8 3 2 4, ये संख्या 2 से विभक्त है कि नहीं है, तो इसके लास्ट में 4 दिया है, इसके लास्ट इकाई अंक पे क्या दिया है, 4 दिया है। तो हमें पता है जो संख्या 2 से विभक्त होगी उसका लास्ट डिजिट इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब दोस्तों 2 के बारे में हम जान गए, अब 3 के बारे में जानते हैं। दोस्तों 3 का नियम ये होता है कि कोई संख्या दिया हो, जैसे कि 824 और 223, ये संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं, इसके बारे में हम कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों अगर ये आ जाए 3 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं, इसका नियम यही होता है कि अंकों का योग 3 से पूर्ण रूप से विभक्त होना चाहिए। जो इसके अंकों का योग होता है वो 3 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, तब हमें पता चल जाएगा कि वो 3 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं। तो इसके अंकों का योग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 2 10 10 4 14 14 16 2 2 3 21 हो गया। अब ये देखिए ये 3 से विभक्त है कि नहीं, पूर्णतः है। तो इसका नियम यही है कि अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो। अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो। समझ गए होंगे दोस्तों, बहुत ही आराम तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको बताएंगे। अब दोस्तों 4 के नियम पे आते हैं। 4 का नियम क्या कहता है कि 4 से कोई संख्या पूर्णतः विभक्त है कि नहीं है। दोस्तों इसका नियम ये होता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के अंतिम के 2 इकाई और दहाई, और लास्ट 2 ऐसे समझ लीजिए आप कि लास्ट 2 डिजिट 4 से विभक्त हो। अगर ये क्वेश्चन में आपके दे दे कि 8 4 5 6 9 7 4 32, अगर ये दे दिए कि ये 4 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट देखेंगे कि ये 4 से हमारा पूर्णतः विभक्त है, तो हमारा 4 से, अगर नहीं विभक्त होगा तो ये 4 से विभक्त नहीं है। क्वेश्चन दे दिया
कि 4 से ये संख्या पूर्णतः विभक्त है कि नहीं है, तो तुरंत हम 4 का नियम अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। अब हम 5 का जान लेते हैं। दोस्तों 5 अगर पूछ दे कि संख्या दे दे कुछ भी और पूछ दे कि ये संख्या 5 से विभक्त है कि नहीं, जैसे हमारी संख्या दे दिया 5 2 4 5 6 7 5, एक और दे दिया 7 5 2 9 9 8 0, ये दे दिया। अब दे दिया कि ये संख्या पूर्णतः 5 से विभक्त है कि नहीं, तो जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक लास्ट डिजिट 0 और 5 हो, 0 और 5 हो तो वो 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो ये भी 5 से पूर्णतः विभक्त है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट इकाई अंक 5 है और 0 है। तो हम बस इसमें इतना ध्यान देंगे कि लास्ट हमारा डिजिट क्या है, तो वो 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब दोस्तों 6 के बारे में जान लेते हैं। अब दोस्तों 6 का नियम आपको पता होगा कि 2 गुणे 3 होता है। जो 2 और 3 को दोनों नियम को मिला के 2 और 3 वाला जो नियम है उन्हें दोनों जोड़ दें तो वो 6 का नियम हो जाएगा। तो इसे बताने की आपको ज़रूरत है नहीं। तो हम 7 के नियम में क्या करेंगे? तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना होता है। इनमें पहली बात ये होती है कि कोई संख्या अगर बार बार रिपीट हो, 6 बार, जैसे 6 6 6 है, ये 6 बार रिपीट हो रहा है, अगर 12 बार रिपीट हो रहा है, 24 बार रिपीट हो रहा है, तो वो 7 से पूर्णतः विभक्त होगा। ये पहला हमारा नियम हो गया। दूसरा नियम हमारा ये है कि अगर कोई संख्या, मान लीजिए कोई दे दिया 34 23, 34 और 23, तो दोस्तों मैंने यहाँ लिख रखा है कि इकाई के अंकों में 5 से गुणा करते हैं। अब हम यहाँ इकाई के अंकों में 5 से गुणा करते हैं। ये थोड़ा आप अगर इसे प्रैक्टिस करोगे तो कम समय भी कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब इसमें 15 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब फिर इसमें 5 का गुणा करेंगे, तब तक करेंगे जब तक ये 7 से छोटा ना हो जाए, 7 से करने लायक ना हो जाए, 7 के पढ़ा में आ ना जाए। फिर करेंगे तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा, 7 पच्चे 35 हो जाएगा, तो 35 इसमें जोड़ देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? 70 है। अब ये देखिए दोस्तों कि ये 7 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं? बिल्कुल है दोस्तों। तो इकाई के अंकों में 5 से गुणा करते हैं। हम कितना भी बड़ा दे दे, अगर आपको कोई भी संख्या दे दे और वहाँ पे कह दे कि 7 से वो पूर्णतः विभक्त है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? उसके लास्ट डिजिट में 5 से पहले गुणा करेंगे, फिर उसके जितना आएगा, अगर 2 संख्या है तो 2 में जोड़ेंगे, 3 संख्या है तो 3 में जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद लास्ट तक जाएंगे, देखेंगे तो वो संख्या आ जाएगा जो 7 से विभक्त हो रहा है। तो ये हमारा क्या है? 7 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है। तो हम इकाई के अंकों में 5 से गुणा करते हैं इसमें। अब दोस्तों नेक्स्ट नियम को जान लेते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं कि 8 का क्या होता है। अब दोस्तों 8 का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं, लास्ट के जो 3 नंबर होते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, वो तीनों 8 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट वो 8 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। जैसे हम दोस्तों ले लेते हैं कोई, जैसे ले लिया 5 7 6 9 7 6। अब इसमें देखेंगे कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं है। तो हम देख लेंगे कि ये 8 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं है। तो ये 8 से विभक्त है, 8 है कम में 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो ये संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त है। ये पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त है। क्वेश्चन आपको दे दिया कि ये संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं है, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, लास्ट के 3 नंबर देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, वो हमारा 8 से विभक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हम चेक करेंगे, 8 का पता चला जाएगा। अब 9 के नियम के बारे में जान लेते हैं। 8 तो खत्म हो गया हमारा।
तो दोस्तों हमारा 9 का नियम क्या होता है, इसका भी 3 की तरह होता है कि अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभक्त होना चाहिए। अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो वो 9 से विभक्त हो। मान लीजिए कोई संख्या दे दिया कि जैसे मान लीजिए कि 87559 और दोस्तों 8759 और 9875998। अब ये संख्या आपको दे दिया तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 8 रहेगा दोस्तों। तो हम इनके अंकों का योग करेंगे और पता करेंगे कि इनके अंकों का योग कितना हो रहा है, तो वो विभक्त हो जाएगा। हम इसके अंकों का योग करते हैं, तो इसको साफ लिख देते हैं हम 855 और 9988। अब हम अगर इसके अंकों का योग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अंकों का योग करेंगे तो 8 5 13, इसका हो जाएगा 54। अब 54 9 से विभक्त है कि नहीं है? बिल्कुल विभक्त है। तो ये संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त है। अगर इनके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त होगा तो ये संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। दोस्तों एकदम आराम पूर्वक सरलता पूर्वक हम सारे क्वेश्चन के इन सारे क्वेश्चन को जितने हम आपको बता रहे हैं इनको आप नोट करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ भूलना मना है। क्योंकि जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। अब दोस्तों 11 के नियम को भी जान लेते हैं। स्याही ही खत्म हो गया। अब 11 का क्या नियम है दोस्तों, इसे भी हम जान लेते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि संख्या का सम स्थान और विषम स्थान, संख्या का सम स्थान और विषम स्थान घटाने पर 0 और 11 होना चाहिए। 0 और 11 होना चाहिए। अब दोस्तों हम एक क्वेश्चन को लेके समझते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमको दे दिया कि 8 7 5 6, ये हमें क्वेश्चन दे दिया। क्या करेंगे? ये हमारा 1 नंबर पे है तो ये हमारा ऑड है, क्योंकि हमने कहा संख्या का सम स्थान विषम स्थान। ये हमारा ये सम है, 2 संख्या, ये हमारा विषम है। ये हमारा 3 पे है तो ये विषम है और ये हमारा सम है। ठीक है दोस्तों, अब सम को जोड़ देंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा? 8 5 13 होगा और 7 और 6 कितना होगा? 13 होगा। कितना हो गया? 0 हो गया। दोस्तों अब 11 का क्या होता है दोस्तों? इसमें होता क्या है कि संख्या का कोई संख्या दिया हो, मार्कर नहीं चल रहा, संख्या के सम स्थान, दोस्तों पता चल रहा है, हम बोल रहे हैं आप सुनिए, सम स्थान और विषम स्थान सम स्थान और विषम स्थान का योग करने पे 0 और 11 आए। दोस्तों एक संख्या हम लेकर देखते हैं कोई भी, जैसे हमें दे दिया कि 856 और यहाँ पे 856 नहीं 856। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बनाते हैं हम।
तो यहाँ पे अगर हम दे दिए कि 875 और 6 875 और 6 और यहाँ पे ये दे दिया। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। हमें इसका मान ज्ञात करना है कि ये 11 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं है, और फिर से यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। ठीक है, 11 से पूर्णतः विभक्त करने के लिए यहाँ पे कौन सी संख्या होनी चाहिए, हमें इसका मान बताना है। तो दोस्तों हमने बताया है कि संख्या के सम स्थान और विषम स्थानों का योग। तो दोस्तों ये हमारा 1 नंबर पे है तो ये हमारा क्या है, विषम है। ये हमारा 2 नंबर पे है तो क्या है, सम है। ये हमारा विषम है। 3 नंबर पे है, ये हमारा सम है। अब विषम और सम का योग कर देंगे तो विषम का योग करेंगे 8 और 5 13 हुआ, और माइनस कर देंगे अंकों का योग और घटाने पर, ये लिख लीजिए घटाने पर। ठीक है, तो अब हम घटाएंगे, अब ये 7 6 13 हो जाएगा तो 0। तो वहाँ वो संख्या कौन सी है, 0। ये हमारी जो संख्या होगी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, हम इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत बताएंगे। आपको हर रिलेटेड से लेके सारे क्वेश्चन को हम आपको क्लियर कराएंगे। दोस्तों ये थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर अभी तक नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह मज़ेदार वीडियो, मज़ेदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।